अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फिज़िक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव्स के बारे में। ये टॉपिक ना सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग बल्कि तमाम एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे वेव्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, उनके शॉर्टकट्स क्या हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू अ रूफ ऑफ लिफ्ट इफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इज टी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली विल बी। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट की छत के साथ रूफ के साथ एक पेंडुलम हमने अटैच किया हुआ है। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास पेंडुलम है जिसको हमने लिफ्ट की छत के साथ अटैच किया हुआ है और जो कि इजीली ऑसिलेट कर सकता है। अब कह ये रहे हैं कि टाइम पीरियड अगर सपोज करते हैं कैपिटल टी है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी जब हमारे पास लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी। तो फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जिक्र आता है तो उस टाइम पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। अगर जी की वैल्यू हम ज़ीरो पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो अल्फ़ा। स्टूडेंट अगर इसी का टाइम पीरियड पूछते तो जी की वैल्यू अगर हम पुट करते यहाँ पे ज़ीरो तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आती, इन्फिनिटी आती। तो अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा हो तो फिर इन्फिनिटी आएगा, अगर नोमिनेटर में हो तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ इज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया कि टाइम पीरियड जो कि बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के, उसमें ये कहा गया कि जो लेंथ है ये हमारे पास कितने फ़ीसद बढ़ा दी गई है, 21% लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो अब ये बताएं कि टाइम पीरियड कितने फ़ीसद जो है वो इंक्रीज़ होगा। स्टूडेंट इंक्रीमेंट जो है परसेंटेज इंक्रीज़ इन टाइम पीरियड मालूम करने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड किसके बराबर है। अंडर रूट 1 प्लस लेंथ के अंदर कितने फ़ीसद इंक्रीज आया है, 21%। तो 1 + 21 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये बनता है 121 डिवाइडेड बाय 100 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास बनेगा 10%। तो इस लिहाज से इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा डेल्टा। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि अगर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ गिवन हो तो कैसे परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर, टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज। ओके स्टूडेंट, तो हमने मालूम करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जिस तरह के हम जानते हैं कि वी मैक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और यहाँ पे आर किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। और स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि जो 2 पाई एफ है फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड। हमारे पास इन तीनों की चीज़ें, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी पता है और टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन है। तो इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड कितना है 50 मिलीमीटर, तो 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0
एक जीरो से कैंसिल, बाकी कितना रह गया, ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 100, 0.16 मीटर पर सेकेंड, ये बन रही है हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा ऑप्शन में 0.16 गिवन है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other, then the long piece will have a force constant of। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि एक स्प्रिंग है और इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में काटा है और इस तरह काटा है कि एक हिस्सा जो है दूसरे का डबल है, यानी कि एक हिस्सा हमारे पास क्या होगा, अगर 2/3 है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो पहले वाला स्प्रिंग था, जो ओरिजिनल स्प्रिंग था, उसका मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है F इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू F/x आएगी। ये ओरिजिनल था। हम लोगों ने क्या देखना है कि द लॉन्ग पीस विल हैव अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ, जो लॉन्ग पीस है उसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि के प्राइम जो है वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं के प्राइम इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2/3, x की वैल्यू 2/3 है, तो k प्राइम इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो k प्राइम इज इक्वल टू 3/2 इंटू f डिवाइडेड बाय x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि f डिवाइडेड बाय x किसके बराबर है, k के बराबर है। तो k प्राइम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स k। इस लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है, बीटा 3/2 के। तो क्वेश्चन क्या था कि एक ओरिजिनल स्प्रिंग था हमारे पास जिसकी लेंथ दी हुई थी, उसको हमने दो हिस्सों में काटा है, एक हिस्सा 1/3 और दूसरा उसका डबल था 2/3। हमने ये बताना था कि लार्जर पीस का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो हमने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में कितना फेज डिफरेंस है, ये हमने मालूम करना। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाएं। ये हमारे पास सपोज करते हैं एक स्पोर्ट है और स्पोर्ट के साथ जो है वो एक सिंपल पेंडुलम अटैच है और ये पॉइंट O के ऊपर है। अगर हम इसको पॉइंट A की तरफ लेके जाते हैं विच इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसको छोड़ते हैं तो ये O से गुजरता हुआ पॉइंट B तक पहुंच जाएगा। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी A और B, और O जो है वो मेन पोजीशन होगी। तो स्टार्ट में क्या हुआ है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे x इज इक्वल टू x0, और जैसे ही उसने t/4 डिस्टेंस कवर किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी यहाँ पे थी 0, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको कैसे पता चलेगा, हमारे पास जब वेलोसिटी 0 थी तो एक्सेलरेशन क्या हुई, मैक्सिमम हुई। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, नेगेटिव x, कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो स्टूडेंट याद रखना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री या π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, चार्ली π/2, दोनों सेम नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि अ सायरन इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज इज गोइंग अवे फ्रॉम अ स्टैटिक लिसनर विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड टू बी हर्ड बाय अ लिसनर इज व्हाट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो है वो एक स्टैटिक लिसनर है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये मूव नहीं कर रहा। जबकि इसके पास ही हमारे पास एक सायरन है जो कि इससे अवे मूव कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड इमिट कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 800 हर्ट्ज, और ये लिसनर से दूर जा रहा है। और जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी ऑफ अ सायरन, ये हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड से ये सायरन जो है वो अवे जा रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है
वी एफ, इसकी वैल्यू कम होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि ये सायरन इससे दूर जाएगा तो इसको आवाज़ जो है वो 800 से कम सुनाई देगी। कितनी कम सुनाई देगी ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है, कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि चूंकि ये सायरन जो है यहाँ से इससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, इस वजह से ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो कम उस वक्त होगी जब डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर ये सायरन इसके करीब आ रहा होता तो हम लोग क्या करते, v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस इंटू एफ कर देते, तो ये हमारे पास इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो डिनोमिनेटर कम होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी जो कि गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड हमने एयर की लेनी है, डिवाइडेड बाय 330 प्लस सायरन की कितनी थी वेलोसिटी 30 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 800 हर्ट्ज। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो नीचे बनेगा 330 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 800। एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 733 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि कम आई है, तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही आसान है कि लाइट कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम बट नॉट साउंड बिकॉज। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खसूसियत ये होती है कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव की किस्म है। तो मैकेनिकल वेव्स तमाम वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है बिकॉज लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर विच पैरामीटर डज नॉट चेंज। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास सपोज करते हैं कि ये वाटर है और साउंड की वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं एयर से वाटर की तरफ, तो कौन सा पैरामीटर है जो कि चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमारे पास जब भी एयर क्या है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, ये है डेंसर मीडियम। जब भी साउंड ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। तो स्पीड चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगी, लेमडा भी चेंज होगी। तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेकिन एक चीज़ सेम रहेगी, वो हमारे पास क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है जब भी वेव मूव करती है, यानी साउंड वेव मूव करेगी फ्रॉम एयर टू वाटर या वाटर टू एयर। तो लेमडा चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जो एक टेम्परेचर का ऑप्शन है ये एक्सटर्नल पैरामीटर है साउंड वेव का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ व्हिसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन हर्ट्ज इज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, और एक विसल जो है वो, एक सीटी जो है वो बज रही है, और जो विसल है वो इस ऑब्जर्वर के करीब आ रही है। जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 450 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। चूँकि इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के करीब आ रही है विद द स्पीड ऑफ, जो इस विसल की फ्रीक्वेंसी है ये है, सॉरी जो स्पीड है वो है 33 मीटर पर सेकेंड। चूँकि इसके करीब आ रही है इस वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो इस ऑब्जर्वर को जो आवाज़ सुनाई देगी ये क्या देगी, ज़्यादा देगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। हमारे पास ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में क्या था कि ये दूर जा रहा था, तो इस वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। अब चूंकि विसल करीब आ रही है इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ प्राइम इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
330 तो स्पीड ऑफ साउंड है, डिवाइडेड बाय 330 माइनस 33 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 450। तो हमारे पास क्या ऊपर 330 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा 297 मल्टीप्लाई बाय 450। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 500 हर्ट्ज। तो ये है हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेल्टा। जबकि अगर बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 450 से कम है। तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 450 से ज़्यादा आएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव्स whose crust are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every. तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं गिवन हमारे पास है वेव लेंथ विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर और जो वेलोसिटी है वो गिवन है, वो हमारे पास कितनी है 25 मीटर पर सेकंड गिवन है। हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम का, तो लेमडा डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय वी। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू कितनी है 100 और वेलोसिटी कितनी है 25, तो 25 4 आर 100। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा चार्ली। ओके स्टूडेंट, तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में फासला कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, इसका मतलब ये क्रस्ट है, और टी से मतलब है इसका कि ये ट्रफ है। जैसा कि आप जानते हैं दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान में जो फासला होता है ये क्या कहलाता है वेवलेंथ, और इसी तरह दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान में फासला क्या कहलाता है, ये भी वेवलेंथ। लेकिन सवाल ये है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में फासला कितना होगा। तो स्टूडेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो फासला होगा ये लेमडा बाय 2 होगा, यानी हाफ वेव लेंथ के ये बराबर होगा। तो इस लिहाज से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा लेमडा बाय 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि इफ़ अ वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड एज अ वेव लेंथ ऑफ 5 मीटर देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। गिवन हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेलोसिटी है विच इज़ 130 मीटर पर सेकेंड और वेव लेंथ है विच इज़ 5 मीटर। हम लोगों ने मालूम क्या करना है फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन लेमडा। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो f इज़ इक्वल टू v की वैल्यू है 130 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 26 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि अ साइनोसाइडल वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड द राइट एज शोन विच लेटर करेक्टली लेबल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहाँ पे हमें एक वेव दिखाई गई है और वेव के अंदर से बताया गया है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कौन सा लेटर जो है वो डिनोट कर रहा है। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो मीन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास मीन है, मीन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक्सट्रीम तक है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस फिगर के अंदर वो डिनोट कर रहा है डी। तो इस लिहाज से करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है द साउंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश इज हर्ड 3 सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन। द डिस्टेंस ऑफ अ लाइटनिंग इज 1020 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड इज। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1020 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है, तो इस लिहाज से इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने वेव्स के हाई यील्डिंग एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं कि कैसे ये न्यूमेरिकल पास्ट पेपर में रिपीट होते हैं, एंट्री टेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।